हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का मॉडल सेट 1 है, उसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। सेक्शन सी का, सेक्शन ए और सेक्शन बी का सॉल्यूशन हम डाल दिए थे अपना चैनल पे, यूट्यूब चैनल अमिराज फिजिक्स पॉइंट पे। और ये अब है सेक्शन सी। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। सेक्शन ए और सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन दिया हुआ था, 7 में से 5 क्वेश्चन का आंसर देना था। लेकिन अब ये सेक्शन सी है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाइएगा तो 5 मार्क्स मिलेगा, जबकि सेक्शन ए में 2 मार्क्स था, सेक्शन बी में 3 मार्क्स था, और इसमें एक क्वेश्चन बनाइएगा तो सीधे 5 मार्क्स मिलेगा। इसलिए हम लोग बहुत अच्छे तरीका से इसको सोल्व कर रहे हैं। सेक्शन सी ये 5 मार्क्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये क्या है, दिया हुआ है द्विघात समीकरण 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविधकर ज्ञात करें, मूल की प्रकृति बताएं, और यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। ये तीनों चीज यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहला विविधकर ज्ञात करना है। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम लोग जानते हैं ये समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले विविधकर ज्ञात करते हैं। तो विविधकर d इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला b² माइनस 4ac होता है। तो b का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है -4√3 है, तो -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान यहाँ 4 है और c का मान 3 है। तो यहाँ 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3। यहाँ भी 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 इंटू 3। तो आंसर आपका यहाँ पे 48 माइनस 48 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो डी का आंसर जो है यहाँ पे आ गया है 0। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया विविधकर ज्ञात करना है। तो विविधकर का वैल्यू क्या हो गया, 0 आ गया। सेकंड कह रहा है मूल की प्रकृति बताएं। तो 3 कंडीशन आप लोग पढ़े होंगे कि यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा हो, 0 के बराबर हो या 0 से कम हो। तो 0 से बड़ा जब रहता है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल मिलते हैं, 2 अलग अलग वास्तविक मूल मिलते हैं। और अगर d का वैल्यू 0 रहता है तो 2 बराबर वास्तविक मूल मिलते हैं। तो b का जो सब एक लाइन में आंसर देंगे कि यहाँ d का वैल्यू क्या है, 0 है। चूंकि d इक्वल टू 0, अतः यहाँ क्या होगा, 2 बराबर वास्तविक मूल, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो ये आप मान लीजिए कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो 2 और 1 3 हो गया। और यदि मूल का अस्तित्व हो तो हमको पता है कि मूल का अस्तित्व है, 2 बराबर मूल मिलेगा, तो हम लोग मूल निकालते हैं। तो ये भी 2 मार्क्स का हो जाएगा। तो 2 और 1 3 और 2 5 मार्क्स। तो इस तरह से पार्शियल मार्क्स मिलता है लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर एक इसको भी सॉल्व कर दीजिए और मान लिया कि सी आप सॉल्व नहीं किए तो आपको 2 और 1 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो मूल निकालने का क्या फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। इस पे पुट करेंगे तो माइनस बी, यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 4√3, तो माइनस 4√3 प्लस माइनस √d, यहाँ d का वैल्यू 0 आया है, और /2a। तो a का मान यहाँ पे कितना है, 4 है। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4√3/2 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। यहाँ x का वैल्यू जो आ गया है वो क्या आया है, √3/2। इसका मतलब 2 मूल अल्फा और बीटा दोनों बराबर होगा और इसका मान आएगा √3/2। तो दोनों मूल जो है वो ज्ञात हो गया मेरा, अल्फा और बीटा इक्वल टू √3/2। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या करना है, ये थ्योरम दिया है, त्रिभुज का थ्योरम है। तो हर एग्जाम में एक बार एक थ्योरम तो श्योर है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आ सकता है एग्जाम में। क्या दिया इसमें, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए
ये क्वेश्चन कुछ टफ नहीं होता, बस क्वेश्चन जो दिया गया उसी के अनुसार अपना फिगर बनाइए और स्टेटमेंट उसी के अनुसार लिखिए, तो आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज लेना है और त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक और रेखा लेना है, और वो रेखा क्या करेगा, त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटेगा। तो ये इस लैंग्वेज में लिखने के लिए दिया है, जो लैंग्वेज है उसको रटने का जरूरत नहीं है। ये दिया गया जो लैंग्वेज है इसको आप क्वेश्चन को देख करके आराम से लिख सकते हैं। तो पहले हम एक एबीसी एक त्रिभुज ले लिए और इसका जो भुजा बीसी है, ये भुजा बीसी के समांतर एक रेखा यहाँ पर डी ले रहे हैं। तो भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डी लिए हैं, जो अन्य दो भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। तो ये दिया गया जो यहाँ स्टेटमेंट है उसी के अनुसार हम ये स्टेटमेंट को आराम से लिख लेते हैं। इसमें बोला था कि एक त्रिभुज लेना है, तो हम ले लिए कि माना ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है और उसमें क्या कर रहे हैं, एक भुजा के समांतर। तो हम मान लिए कि जिसकी एक भुजा BC के समांतर एक रेखा DE है, तो BC के समांतर एक रेखा D ले लिए। और ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि D कैसे लेना है, इस तरह से लेना है कि अन्य दो भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली। तो यहाँ पे हम मान लिए कि जो अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D तथा E पर काटती है। तो इस तरह से स्टेटमेंट लिख देना है। तो कोई जरूरी नहीं कि रटने का जरूरत है स्टेटमेंट को, आप एग्जाम में अपना लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, बस वहां पे ध्यान आना चाहिए कि ये चीज हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है माना ABC एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा BC के समांतर एक रेखा DE है, जो अन्य दो भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर काटती है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे समान अनुपात में विभाजित करती है, इसका मतलब क्या हुआ, AD बटा DB। तो सिद्ध करना है AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा। तो हम लोग रचना क्या कर रहे हैं वो देखिए। रचना में हम लोग क्या कर रहे हैं, B को E से मिलाते हैं और C को D से मिलाते हैं। यहाँ रचना करते हैं B को E से तथा C को D से मिलाएं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, B को E से तथा C को D से मिलाएं, तथा साथ में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे, DM परपेंडिकुलर AE, यहाँ पे डालेंगे हम लोग DM परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम लोग करेंगे DM परपेंडिकुलर यहाँ पे AC, और फिर यहाँ पर EN जो है वो EN परपेंडिकुलर AB करेंगे, EN परपेंडिकुलर AB। तो यहाँ पे क्या करेंगे, DM परपेंडिकुलर AC और EN परपेंडिकुलर AB डाला। यहाँ पे DM जो है वो परपेंडिकुलर हम लोग क्या डालेंगे, DM जो है वो AE के परपेंडिकुलर होगा, DM परपेंडिकुलर AE और EN परपेंडिकुलर AB यहाँ पे हम लोग डालेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग रचना में क्या किए थे, B को E से तथा C को D से मिलाएं। तो सबसे पहले हम लोग B को E से मिला रहे हैं, तो B को यहाँ पे हम E से मिलाते हैं और C को D से मिलाते हैं। तो जैसा हमको रचना करता है वो रचना हम यहाँ पे कर रहे हैं। B को E से मिला रहे हैं, इसको डॉटेड लाइन से हम लोग मिलाएंगे, B को E से मिलाएं और C को D से मिलाएंगे। यहाँ पे हम लोग C को D से मिला रहे हैं, C को D से मिलाएं। उसके बाद क्या किए हैं, DM परपेंडिकुलर AC, AC जो है इसके परपेंडिकुलर हमको DM डालना है। तो यहाँ D से परपेंडिकुलर इस तरह से डाल रहे हैं कि वो AC पे परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हम बना रहे हैं, यहाँ पे D से एक भुजा डाल रहे हैं यहाँ पे ये, और ये क्या इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। और फिर सेकंड है EN परपेंडिकुलर AB, तो AB जो है भुजा है इस पे परपेंडिकुलर EN हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। EN जो है वो परपेंडिकुलर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे डाल रहे हैं। तो EN परपेंडिकुलर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, EN परपेंडिकुलर AB यहाँ पे खींचे हैं। तो इस तरह से ये रचना हम कर लिए। अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे किस तरह से सिद्ध होता है।
चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे रचना तक हम लोग कर लिए थे। रचना में बताए थे कि बी को ई से मिलाएं और सी को डी से मिलाएं और डीएम परपेंडिकुलर एसी डाले थे और ईएन परपेंडिकुलर ए भी डाले हैं। तो ये चीज हो गया था। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई। तो एडीई त्रिभुज का एरिया हम लोग देख रहे हैं। तो एडीई त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज का एरिया बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर एडी त्रिभुज ले रहे हैं तो इसका आधार हम अभी एडी मानते हैं। इस त्रिभुज का आधार एडी मान रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 आधार हम लोग एडी लेंगे। तो आधार यहाँ पर हो गया एडी और ऊंचाई हम लोग देख रहे हैं तो ऊंचाई यहाँ पर ईएन लेंगे। तो ऊंचाई यहाँ पर हो गया ईएन। आधार हो गया एडी और ऊंचाई हो गया ईएन। अब हम लोग ले रहे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई लिए थे। अब एडी जो है एडी पे परपेंडिकुलर ईएन है, जबकि हम बताए थे कि ईएन जो परपेंडिकुलर है वो एबी पे परपेंडिकुलर है। अगर पूरा एबी पे परपेंडिकुलर है ईएन तो ये जो ईएन है वो एडी पे भी परपेंडिकुलर होगा और डीबी पे भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग एडी पे परपेंडिकुलर ईएन लिए हैं। अब एरिया ऑफ त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं बीडीई। तो यहाँ पर बीडी ले रहे हैं तो यहाँ पे 1/2। अब आधार जो है हम लोग क्या लेंगे डीबी को आधार मानेंगे, क्योंकि हमको प्रूफ करना है एडी बटा डीबी प्रूफ करना है। इसलिए आप जो अगला आधार ले रहे हैं वो डीबी हम लोग ले रहे हैं डीबी। और यहाँ पे अब इसका भी परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा ईएन। तो ईएन यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा। ऐसा आप लोग समझिए कि इस तरह का मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है और इसमें हमको परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो ये परपेंडिकुलर जो ड्रा होगा वो बाहर से ड्रा होगा परपेंडिकुलर। तो वही इसमें भी हो रहा है। यहाँ पे जो बी डी त्रिभुज ले रहे हैं तो इसमें जो परपेंडिकुलर है वो बाहर है, अंदर नहीं है। त्रिभुज के अंदर लंब नहीं है, लंब जो है वो त्रिभुज के बाहर है। तो यहाँ पर हो गया एडी इंटू ईएन और यहाँ डीबी इंटू ईएन हो गया। अब दोनों त्रिभुज को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बाई एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई इक्वल टू हम लोग क्या होगा कैंसिल हम लोग करेंगे यहाँ पर 1/2 गुना एडी गुना ईएन बाई 1/2 गुना डीबी गुना ईएन कर रहे हैं। तो यहाँ से ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा 1/2 ईएन से ईएन कैंसिल हो गया। तो फाइनल क्या आया मेरा एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बाई एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई बराबर एडी बटा डीबी। इसका हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हो गया समीकरण 1। अब हम लोग समीकरण 2 के लिए आगे करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे क्या कर देख रहे हैं एक बार फिर हम लोग त्रिभुज एडीई और अब नेक्स्ट एक त्रिभुज एडी ले रहे हैं और दूसरा त्रिभुज लेंगे डीईसी। तो एक त्रिभुज हम लोग एडी ले रहे हैं एडीई बाई डीईसी कर रहे हैं। तो एडीई में क्या होगा 1/2। अब इसका जो आधार है एडीई का हम लोग ले रहे हैं आधार। तो एडीई का आधार यहाँ पे क्या होगा एडीई का जो आधार है यहाँ पे क्या है एई हम लोग ले रहे हैं। अभी हम लोग एडी त्रिभुज लिए थे तो उसमें आधार हम लोग एडी लिए थे, लेकिन अब जो आधार ले रहे हैं वो एई आधार पे हम लोग ले रहे हैं। तो एई आधार मान करके हम लोग बना रहे हैं। तो एई अब एई आधार के लिए लंब कौन हो जाएगा डीएम, क्योंकि डीएम जो है वो परपेंडिकुलर एसी हम लिखे हैं। तो अगर एसी परपेंडिकुलर है तो ये एई पर भी परपेंडिकुलर होगा और ईसी पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो अब आधार हम एई मान करके बना रहे हैं। तो आधार एई है तो परपेंडिकुलर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डीएम और नेक्स्ट यहाँ पर 1/2 डीईसी त्रिभुज लिए हैं। तो यहाँ पर डीईसी त्रिभुज ले रहे हैं तो इसके लिए आधार अब हम लोग ईसी मानेंगे। तो आधार यहाँ पर हो जाएगा ईसी और परपेंडिकुलर जो है वो डीएम हो जाएगा। तो ये डीएम परपेंडिकुलर ले लिए। अब यहाँ हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ये डीएम से डीएम कैंसिल हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बाई एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी बराबर एई बाई ईसी। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखो एरिया ऑफ त्रिभुज यहाँ पर बीडीई पहला त्रिभुज जो हम लिए थे वो बीडी लिए थे त्रिभुज बीडीई तथा त्रिभुज डीईसी
देखो त्रिभुज बीडी तथा त्रिभुज डीईसी ले रहे हैं, तो त्रिभुज बीडीई और त्रिभुज डीईसी ये दोनों क्या है, एक ही आधार दी त्रिभुज बीडी तथा त्रिभुज डीईसी एक ही आधार डी तथा समांतर रेखाओं बीसी तथा डीई के बीच है। और हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच का जो त्रिभुज होता है वो दोनों का एरिया बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग डीईसी जो है इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीईसी के जगह पे हम लोग बीडी लिख सकते हैं। तो डीईसी जो है उसके जगह पर बीडी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बाई एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग डीईसी के जगह पे क्या लिखेंगे, बीडी लिख देते हैं। तो डीईसी के जगह पर हम लोग बीडी लिख देते हैं, बीडीई बराबर क्या हो जाएगा, एई बाई इस, ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 1 तथा 3 से देखते हैं, समीकरण 1 तथा 3 से। तो समीकरण 1 में क्या था, एरिया त्रिभुज एडी बटा डीबी जो था वो था एडी बटा डीबी था और यहाँ पर एई बटा इसी है। तो समीकरण 1 तथा 3 से क्या प्रूफ हो गया, एडी बटा डीबी इक्वल टू एई बटा इसी, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एडी बटा डीबी इक्वल टू एई बटा इसी, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया समीकरण से। ठीक है, समीकरण 1 में क्या था, एडी बटा डीबी बराबर एडी बटा डीबी था। समीकरण 1 देख लीजिएगा लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, चलो देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। इसमें दिया गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाट का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे जो भवन है ये 7 मीटर का ये हम भवन ले लिए हैं। तो ऊंचा भवन के शिखर से मतलब ऊंचा भवन के सबसे ऊपर वो बैठ गया है और ऊपर से वो सामने क्या है, टावर है, केबल टावर मतलब फोन वाला जो टावर होता है, मोबाइल टावर, वो मोबाइल टावर का क्या कर रहा है कि ऊपर भी देख रहा है और नीचे भी देख रहा है। तो जब ऊपर की ओर देख रहा है तो ऊपर की ओर देखने पे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो ये उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री बन रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण नीचे की तरफ देख रहा है तो अवनमन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो ये हम ऊपर की तरफ 60 डिग्री बना दिए और नीचे ये 45 डिग्री बना दिए हैं। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो टावर की ऊंचाई यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि टावर का ऊंचाई h मान लेते हैं। ठीक है, माना टावर की ऊंचाई बराबर h और h किसके बराबर है, EC के बराबर, C के बराबर यहाँ पर फिगर में दिया गया उसके द्वारा C के बराबर है। तथा क्या क्या मानेंगे BC बराबर x, यहाँ पे BC बराबर x मान लिया है और DE जो है वो DE बराबर y मान लिया है। हम लोग खुद से क्या किए, ये इसका मान नहीं दिया है कि इस टावर और ये दोनों भवन के बीच का दूरी कितना है, इसको हम x मान लिए हैं और सिर्फ DE को हम y इसलिए माने हैं क्योंकि ये AB जो है वो AB के समांतर यहाँ पर CD हो जाएगा। तो AB के समांतर जो यहाँ पर CD है तो ये अगर 7 मीटर है तो ये भी यहाँ पे 7 मीटर होगा, दोनों एक दूसरे के सामने हैं, सामने तो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो गया और ये हम y मान लिए हैं। अगर हम y का मान निकाल लेते हैं तो y + 7 करके हम लोग h का मान निकाल लेंगे। इसलिए दो त्रिभुज हमको यहाँ पे दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज ऊपर में यहाँ पे हमको दिख रहा है ADE, एक समकोण त्रिभुज ADE दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज ADC दिख रहा है। अब दोनों त्रिभुज का यूज करके हम लोग ये y का मान निकालने का कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि त्रिभुज ये ले रहे हैं ADC ले रहे हैं, नीचे वाला त्रिभुज ले रहे हैं। तो त्रिभुज ADC से हम लोग देख रहे हैं। तो त्रिभुज ADC इस त्रिभुज में हम लोग लगाते हैं tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री लगाएंगे
तो tan थीटा बराबर P बाई बी होता है। तो P का मान यहाँ पे हो जाएगा 7 और B का मान जो है वो AD के बराबर होगा। अब AD जो है वो किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या होगा? AD बराबर BC बराबर क्या हो जाएगा? x, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर है। तो AD बराबर BC बराबर x हो जाएगा। और ये जो CD है वो CD बराबर क्या था? AD बराबर 7 मीटर। इतना इंफॉर्मेशन हो गया। CD बराबर AD बराबर 7 मीटर और AD बराबर BC बराबर x हो गया। तो यहाँ tan 45 बराबर 7 बाई क्या हो जाएगा? x। यहाँ पे ये 7 और ये हो गया 1, तो 7 बाई x हो गया। या नहीं तो आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो इस तरह से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग DC ले लेते हैं और यहाँ पर AD ले लेते हैं। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? DC का जो मान है वो 7 है और AD का जो मान है वो x है। तो यहाँ से मेरा वैल्यू आया x इक्वल टू 7 मीटर। x का मान निकल गया। अब x का मान निकल गया है। अब हम लोग इस त्रिभुज का यूज करके y का मान निकालेंगे। तो इस त्रिभुज का यूज करके हम लोग y का मान निकालते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? त्रिभुज ADE से। त्रिभुज हम ले रहे हैं ADE से। तो यहाँ क्या करेंगे? tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? D बाई AD। तो D बाई AD लेंगे। tan 60 का मान √3 और DE का मान हम लोग देखते हैं। तो DE का मान यहाँ पे कितना है? तो DE का मान यहाँ पे y है और AD का मान यहाँ पर x है। तो यहाँ से क्या होगा? y इक्वल टू √3x और x का मान यहाँ पे 7 आ चुका है, इसलिए यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7√3। y का मान यहाँ पे क्या आ गया है? 7√3। तो y का मान यहाँ पे 7√3 है। y का मान यहाँ पे 7√3 है। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग भवन की ऊंचाई निकालना है। तो भवन की ऊंचाई यहाँ पे क्या है? h है। तो भवन की ऊंचाई h यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो भवन की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा? 7y प्लस 7 y प्लस 7। तो भवन की ऊंचाई h y प्लस 7 y का मान 7√3 प्लस 7 कर रहे हैं। तो h बराबर क्या हो गया? 7 इंटू √3 प्लस 1। यहाँ पे क्या हो गया? 7 इंटू √3 प्लस 1। तो टावर की ऊंचाई जो है वो 7 इंटू √3 प्लस 1 आ चुका है। टावर की ऊंचाई 7 इंटू √3 प्लस 1, यही आंसर हो गया आपका। चलिए ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें क्या कह रहा है? पानी पीने वाला गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, पानी पीने वाला जो गिलास है वो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिलक के आकार का है। तो गिलास का जो आकार होता है वो शंकु के छिलक का आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व्यास दिया हुआ है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की धारता ज्ञात कीजिए। देखिए मॉडल सेट में 4 की जगह पे 14 दे दिया है, वो गलत है, क्योंकि आप अपना बुक में देख सकते हैं। तो बुक में जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 पॉइंट, एक्सरसाइज है आपका 13.4। तो 13.4 का फर्स्ट क्वेश्चन में है, वहां पे ये 4 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 14 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ले लेंगे तो बहुत बड़ा एक हो जाएगा व्यास, एक बहुत छोटा हो जाएगा। तो वैसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब यहाँ पे हम लोग 4 सेंटीमीटर मान करके सॉल्व कर रहे हैं। तो ऊंचाई यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए व्यास दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा? तो R1 का जो मान हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर हो गया। R2 का जो मान है ये इसका व्यास 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 बाई 2 1 सेंटीमीटर हो गया। और इसका जो ऊंचाई है ये ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो गिलास की धारता हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 1/3 गुना 22/7। h का मान जो है वो 14 दिया हुआ है, R1 स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 2 इंटू 1। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/3 22/7 गुना 14, ये 2 दूना 4 प्लस 1 प्लस 2, ये होगा 1/3 गुना 22/7 गुना 14 गुना ये 4 2 6 और 1 7। तो ये 7 से 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ये हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 308/3 और ये हम लोग लिख सकते हैं पूर्णांक में 102/2/3।
सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर आएगा आयतन का गिलास की धारता का। ठीक है, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है कि निम्न आंकड़ों का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आंकड़ा दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो हम इसको आंसर के रूप में हम दे दिए आपको क्वेश्चन, क्योंकि दोबारा नहीं लिखना पड़े। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो पहला क्या है, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, और बराबरता दिया हुआ है इसका 4, इसका 5, इसका 12, इसका 2 और इसका 2 दिया हुआ है। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ से सॉल्व करना। आप चाहे तो पद विचलन विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये आसान विधि से इसको सॉल्व करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ग अंतराल में सबसे पहले एक साई निकालते हैं। तो एक साई निकालने का क्या तरीका है, एक साई जब हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, निम्न मान और उच्च मान दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 100 प्लस 150 करेंगे, तो 100 प्लस 150 और बाई हम लोग 2 करेंगे, तो ये क्या होगा 250 बाई 2 125 आएगा। तो पहला जो एक साई का मान है वो 125 आएगा। तो ये 125 आ गया। अब क्या अगला मान निकालने के लिए फिर हम लोग जोड़ेंगे और फिर 2 से भागा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पे वर्ग अंतराल हमको 50 का दिख रहा है कि सब में वर्ग अंतराल कितना का है, 50 का है। तो इसमें हम लोग पहला मान निकाल करके सब में 50 ऐड करते जाएंगे, 50 जोड़ते जाएंगे तो सेम वैल्यू आपका आ जाएगा, फिर से कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें हम 125 में जब 50 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 175, 175 में फिर 50 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 225, फिर 225 में 50 जोड़ेंगे तो 275, फिर 275 में जब हम 50 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 325। तो ये एक साई का वैल्यू आ गया। अब बस इसमें थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा आपको। तो एफ आई और एक साई को मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा पहला हम लोग करेंगे तो ये आएगा 500। तो इसका पहला वैल्यू 500 आया है। सेकंड करेंगे तो ये आएगा 875। नेक्स्ट हम लोग, ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, 12 में 225 से करना है, थोड़ा सा हो सकता है रफ में आपको करना पड़े। तो ये हो जाएगा 2700, तो ये हो गया 2700। नेक्स्ट है 550 और नेक्स्ट आएगा 650। सबको हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पे सिग्मा एफ का जो वैल्यू है, सिग्मा एफ ये आएगा 25, पूरा सबको जोड़ेंगे तो ये 25 आएगा। और ये सिग्मा एफ एक्स जो है इसका मान यहाँ पे आएगा 5275, ठीक है, 5275। तो माध्य यहाँ पे हमको ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है, तो ये आ गया मेरा 5275 और बटा ये 25 की है। ये जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 211, 211 फाइनल आंसर आ गया है 211। ये आपका फाइनल आंसर है। हो गया सर। चलिए, तो आज हम लोग ये लॉन्ग क्वेश्चन का भी हम लोग सेक्शन सी का सॉल्यूशन कर लिए, सेक्शन 1, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों का सॉल्यूशन हम यूट्यूब पे डाल दिए हैं। साइंस ऑब्जेक्टिव का भी हम वीडियो डाल दिए हैं। तो आप लोग सब पूरा वीडियो देखकर अपना लाभ लें और दोस्तों को शेयर भी करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट मॉडल सेट आएगा वो नेक्स्ट मॉडल सेट का सॉल्यूशन भी हम तुरंत आते के साथ इस पे डाल देंगे। तो आप लोग का सब सही तरीका से हो जाएगा। तो आप लोग सब अपना मेहनत बहुत अच्छे तरीका से करते रहें और इसी तरह से अपना पढ़ाई करते रहें। तो एक शायरी हम आप लोग के लिए कहना चाहते हैं लास्ट में, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। जब आप पढ़िएगा तो आपके पास सब कोई सपोर्ट करेगा। तो प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए पढ़ते रहिए और चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।